हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5। और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा रॉबर्ट क्लाइव के बारे में और बंगाल में द्वैत शासन के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार की तरह हम शुरुआत करते हैं मैप से। तो हम देख लेते हैं, ये जो ग्रीन वाला एरिया आप देख रहे हैं जिसको मैं आउटलाइन कर रहा हूँ, ये जो एरिया है उस समय मुगलों के पास में था। जो ये येलो एरिया आप देख रहे हैं ये उस समय मराठों के पास में था। यहाँ पर हैदराबाद मैसूर का निजाम है और यहाँ पर जो है वो कर्नाटक का क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है ये बंगाल बिहार उड़ीसा का क्षेत्र है। तो एक मोटा मोटा आइडिया आपको मिल जाता है। उस समय अगर आप देखेंगे तो पॉलिटिकल रूप से देखें तो मराठाओं के पास में सबसे ज्यादा एरिया है और मुगलों के पास में मराठाओं से कम है। तो कई बार ये भी कहा जाता है कि अंग्रेजों ने जो भारत को जीता या जो भारत पे कब्जा किया वो मराठों से कब्जा किया, ना कि मुगलों से कब्जा किया। तो इसके विषय में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे गए कुछ क्वेश्चंस के बारे में देख लेते हैं। आईएएस प्री 2007 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन के बारे में रॉबर्ट क्लाइव और विलियम बेंटिक के विषय में एक एक स्टेटमेंट दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के बारे में पूछा गया है। 4 गवर्नर्स के नाम दिए गए हैं। नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो या तो पर्टिकुलरली एक गवर्नर के किसी काम के विषय में पूछे जाएंगे या फिर स्टेटमेंट दे करके कई सारे गवर्नर्स के नाम दे करके सही गवर्नर का सिलेक्शन करने के लिए बोला जाएगा। और इस तरह के जो क्वेश्चंस है वो कंटिन्यूसली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और ऐसे जो क्वेश्चंस हैं आप तभी अच्छे से टैकल कर पाएंगे जब आप सभी के सभी गवर्नर्स के विषय में, सभी के सभी गवर्नरों के बारे में अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे। तो चलिए आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना। अभी तक क्या था कि देश में मुगलों की सत्ता थी और मुगल काफी ज्यादा शक्तिशाली थे। जब वो शक्तिशाली थे तो उनके जो प्रांत हुआ करते थे, मान लेते हैं कि ये एक प्रांत है मुगलों का और इस प्रांत में 2 बड़े अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। पहला जो अधिकारी होता था उसको बोलते थे सूबेदार और जो दूसरा अधिकारी होता था उसको बोलते थे दीवान। सूबेदार का जो काम था, सूबेदार काम देखता था निजामत का काम। निजामत के काम में शामिल होते थे पुलिस से रिलेटेड काम, सैनिकों से रिलेटेड काम, लड़ाई झगड़े के कानूनों से रिलेटेड काम और चोरी और डकैती से रिलेटेड काम। और दीवान का जो कार्य होता था वो काम होता था टैक्स से रिलेटेड, टैक्सेशन से रिलेटेड होता था। टैक्स को वसूल करना, उसको कहाँ कहाँ खर्च किया जाना है, उससे रिलेटेड जो काम होता था वो देखना। दीवानी से रिलेटेड काम मतलब जो काम फौजदारी के नहीं है उसके अलावा जो काम है। अभी तक क्या होता था कि मुगल काफी शक्तिशाली होते थे तो दो दो अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। लेकिन जब औरंगजेब के बाद में मुगल सत्ता का पतन होने लगता है, मुगल होने लगते हैं कमजोर, तो जो प्रांतों में उनके सबसे बड़े अधिकारी होता है वो क्या करता है, इन दोनों सूबेदारी और जो दीवानी दोनों की जो पावर होती है वो अपने पास में कर लेते हैं। और ऐसा ही होता है बंगाल में। बंगाल में उस समय मुर्शिद कुली खान था और मुर्शिद कुली खान ने क्या किया, ये सूबेदारी और दीवानी दोनों की जो पावर थी वो अपने पास में ले ली। अब क्या होता है, पहले ही इससे पहले के वीडियो में हम देख चुके हैं 1757 में प्लासी के युद्ध के बारे में, 1764 में हुए बक्सर के युद्ध के बारे में। इन दोनों युद्धों के बाद में क्या होता है, प्रैक्टिकली देखें तो जो मुगल है वो लगभग अंग्रेजों के अधीन आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मुगल बादशाह को अंग्रेजों के द्वारा हराया जा चुका है। अवध के नवाब को, मुगल बादशाह को और बंगाल के नवाब को हमने देखा था बक्सर के युद्ध में, तीनों को एक साथ हराया गया था। तो इलाहाबाद की संधि होती है। इस संधि के बाद में क्या होता है, अगस्त 1765 में मुगल बादशाह एक आदेश देता है। इस आदेश के द्वारा क्या होता है, जो ब्रिटिश है यहाँ पर देश में, उन ब्रिटिश को दीवान घोषित कर दिया जाता है। कहाँ के लिए, बंगाल बिहार और उड़ीसा के लिए। तो अभी तक क्या था, जो मुर्शिद कुली खान ने सारी शक्ति अपने पास रखी हुई थी, वो शक्ति जो है वो अब दीवानी जो हिस्सा है वो अंग्रेजों को दे दिया जाता है। तो निजामत निजामत और जो दीवानी है वो अब अलग अलग हो चुके हैं। और इसी दीवानी और निजामत के अलग होने की जो शुरुआत है उसी को कहते हैं बंगाल में हुआ द्वैत शासन। लेकिन आगे जब हम पढ़ेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि ये द्वैत शासन ये तो अलग अलग तो कर दिया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट तो दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी की सारी शक्ति छुपे या खुले तौर पर अंग्रेजों के पास में ही रहेगी।
और इसको पूरा पूरा अंग्रेजों ने अपने ऊपर क्यों नहीं लिया? अंग्रेज चाहते तो मुगल बादशाह से बोलते सारी शक्ति हमें दे दो, तो मुगल बादशाह देने के लिए मजबूर हो जाता, दे देता। उस समय उतना पावरफुल नहीं था वो, लेकिन कंपनी ने यहाँ पर थोड़ा सा चालाकी से काम लिया। अगर बंगाल में कंपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती तो पूरे देश में जो अन्य राज्य हैं उसमें संदेश जाता कि अंग्रेज जो है ये अभी ट्रेडर नहीं है, ये एक पॉलिटिकल एम्पायर के रूप में, पॉलिटिकल पावर के रूप में कन्वर्ट होना चाहते हैं। तो जो अंग्रेजों के इरादे होते हैं उनके ऊपर डाउट हो जाता, और इस डाउट होने से क्या होता, जो अन्य यूरोपीय देश हैं और जो अन्य राजा हैं वो आपस में मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ में एक गुट बना लेते। और अंग्रेज अभी इतने भी शक्तिशाली नहीं थे कि अगर सभी एक तरफ हो जाते तो वो उनका सामना कर पाते। इसीलिए अंग्रेजों ने क्या किया कि जो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो डायरेक्ट प्रशासनिक उत्तरदायित्व था, उसको ग्रहण नहीं करते हैं, उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेते हैं। अपने आप को ऐसे शो करते हैं कि हम अभी भी ट्रेडर हैं और पॉलिटिकल पावर बनने की हमारी कोई भी चाहत यहाँ पर नहीं है। लेकिन उनकी पूरी की पूरी चाहत थी एक पॉलिटिकल पावर बनने की, देश में कब्जा करने की, देश को लूटने की। लेकिन चूंकि अभी शुरुआत थी, अब हो चुकी है अंग्रेजों को दीवानी की प्राप्ति मुगल बादशाह के द्वारा दिए गए एक फरमान के द्वारा। और अगर वो इस दीवानी को अपने ऊपर ले लेते सारा, तो उन्हें क्या करना पड़ता, बहुत सारे अंग्रेज जो है वो अधिकारी बुलाने पड़ते, उनकी ट्रेनिंग करनी पड़ती, उनको बहुत सारा पेमेंट देना पड़ता। और अंग्रेज अभी इतने मजबूत नहीं थे, इतना ज्यादा इनके पास में पैसा नहीं था। तो उस समय रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है कि अंग्रेजों के इरादों पर शक भी ना हो और धीरे धीरे हमारा जो काम है वो भी बनता रहे, तो क्या करता है, दो नायब दीवान की नियुक्ति की जाती है। यानी कि दीवान कौन है, वो तो अंग्रेज है, वो कंपनी है, दीवान तो अभी कंपनी है। लेकिन वो क्या करते हैं, टैक्स वसूलने का काम है, उसके लिए दो नायब दीवान नियुक्त कर देते हैं। और ये दो नायब दीवान जो नियुक्त किए जाते हैं वो भारतीय में से ही किए जाते हैं। इनमें से एक जो दीवान होता है उसकी नियुक्ति की जाती है बंगाल के लिए, और जो दूसरा नायब दीवान होता है उसकी नियुक्ति की जाती है बिहार के लिए। और जो बंगाल में है नायब दीवान, उसका नाम है मोहम्मद रजा खां। और जो बिहार में नियुक्ति की गई है वो है राजा सिताव राय। तो जो बंगाल का नायब दीवान है उसका जो ऑफिस है वो मुर्शिदाबाद में है, जो बिहार का नायब दीवान है उसका ऑफिस कहाँ है, पटना में है। तो दो नायब दीवानों की नियुक्ति की जाती है, और ये दोनों अंडर आते हैं कंपनी के, अंग्रेजों के। निजामत का जो काम था, दीवानी का काम तो हमने देख लिया, अंग्रेजों को दे दिया गया, लेकिन जो निजामत का काम है वो अभी भी नवाब के पास रहने दिया गया। और इसके लिए क्या हुआ, क्योंकि टैक्स कलेक्शन का काम किसके पास में है, कंपनी के पास में है, तो निजामत के काम के लिए जो कलेक्ट हुआ टैक्स है उसमें से एक हिस्सा निजामत के तौर पर नवाब को दिया जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि निजामत भले नवाब के पास थी, लेकिन जो सैनिक पावर थी, जो जो सेना थी उस समय, वो कंपनी के पास में थी। और निजामत के लिए जरूरत पड़ती है सेना की, पुलिस की, और ये सब जो है वो कंपनी के पास में है। तो निजाम के पास जो था वो केवल और केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बट जो पावर थी निजामत की वो अंग्रेजों के पास में थी। क्योंकि निजामत के जो कानून लागू करने हैं उसके लिए जो पुलिस चाहिए, उसके लिए जो सैनिक चाहिए, वो तो अंग्रेजों के पास में है। तो निजामत के पास में, निजामत का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो नवाब के पास में है वो केवल और केवल दिखाने के लिए है। वो ऐसा नहीं है कि निजामत अपनी दम पे कुछ काम कर सके। अच्छा, चूंकि जो नवाब है इस समय वो अल्पायु भी है, छोटा है इस समय, तो अंग्रेज क्या करते हैं, बोला ये काम कर नहीं पाएगा, तो इसके लिए क्या करते हैं कि नायब नाजिम की नियुक्ति कर देते हैं। यानी कि जैसे नायब दीवान की नियुक्ति की गई थी, वैसे एक नायब नाजिम की नियुक्ति की जाती है। और इस नायब नाजिम की जो नियुक्ति है वो भी की जाती है किसके द्वारा, कंपनी के द्वारा की जाती है। अब आप सोच के देख लिए कि निजामत की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नवाब के पास है, लेकिन काम करेगा नायब नाजिम। और नायब नाजिम की जो सिलेक्शन है, जो नियुक्ति है, वो करेगा कौन, अंग्रेज करेंगे, कंपनी करेगी। और इस पद के लिए जो सिलेक्शन किया जाता है वो मोहम्मद रजा खान का किया जाता है। और रजा खान कौन है, वही है जो बंगाल का नायब नाजिम, नायब दीवान नियुक्त किया गया है। देखिए यहाँ पर इस वीडियो में हमने देखा था। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि दीवानी की पावर तो उनके पास है ही, निजामत की जो पावर है वो भी घुमा फिरा करके वो भी कंपनी के पास में। तो कंपनी क्या करती है,
टैक्स वसूलने का जो काम है वो नायब दीवानों के माध्यम से शुरू कर देती है। और वसूली किससे करवाती है? जमींदारी, तालुकेदारों, जागीरदारों, चौधरी, तहसीलदार, ये सब जो थे ये पहले से ही टैक्स वसूली का काम करते थे और इन्हीं से टैक्स वसूली का काम करवाया गया। लेकिन अभी क्या हुआ कि वार्षिक आधार पर इनसे समझौते किए गए, या वार्षिक आधार पर टैक्स वसूलेंगे और हमको ला करके जमा करेंगे। राजस्व की जो वसूली होती थी, जो टैक्स का कलेक्शन होता था, इसके अलावा भी किसानों से, आम जनता से कुछ कलेक्शन किया जाता था। और इसमें क्या, इसे बोलते थे मातहत। मातहत का मतलब क्या है? मनी जो कलेक्ट की गई है किसानों या जनता से, लेकिन ये अदर देन टैक्स है, ये टैक्स नहीं है। और मातहत में शामिल क्या होता था? मातहत में जैसे पुल बनना है तो एक्स्ट्रा पैसा वसूल कर लो, नदी की कगारों की मरम्मत करनी है तो एक्स्ट्रा पैसा वसूल कर लो, कचहरी का एक कर्मचारी होता था मुत्सद्दी, नजीर, इनको जो परंपरागत शुल्क दिया जाता था वो भी बस जनता से वसूल कर लो। राज्य कुछ हाथियों को रखता था, उन हाथियों की जो खाने पीने का खर्चा, उनके इलाज का जो खर्चा आता था वो भी मातहत में शामिल कर दिया जाता था। यानी कि टैक्स तो वसूल ही जा रहा है, लेकिन टैक्स वसूल करने के अलावा भी इतना सारा पैसा वसूल कर लिया जा रहा है इन सब चीजों के नाम पर, वो और भी ज्यादा हानिकारक बन रहा है जनता के लिए, जनता का शोषण हो रहा है। इसी मातहत में एक व्यय आता था खिलत। इस खिलत का मतलब क्या है? खिलअत। ये खिलत क्या होता है? राजा जब किसी से खुश होता था उसको एक शाही पोशाक भेंट करता था। शाही पोशाक, शाही कपड़े होते थे, राजा खुश हो जाता था, भेंट कर देता था। और ये जो शाही पोशाक का जो खर्चा होता था ये भी आम जनता से वसूला जाता था। यानी कि खुश हो रहा है कौन? राजा। और पैसे, जो पोशाक के पैसे हैं वो किससे वसूल कर ले रहा है? वो जनता से वसूल कर ले रहा है। बंगाल में जो ये द्वैत शासन लेकर के आया गया वो बंगाल की जनता के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक साबित हुआ। अंग्रेजों ने टैक्स कलेक्शन का काम तो किया, लेकिन दीवानी से रिलेटेड जो काम उन्हें जनता को करके देने थे, उन कामों को करने में उन्होंने कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। निजामत के जो काम नवाब के पास थे, लेकिन नवाब के पास ऐसी कोई पावर नहीं थी जो वो उन कामों को कर पाता। कंपनी ने केवल और केवल अपनी जेब भरने का प्रयास किया। इस व्यवस्था में क्या हुआ कि हर साल जो टैक्स कलेक्शन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो एक नए आदमी को दे दी जाती, और वो बेरहमी से किसानों से, जनता से टैक्स वसूल करता। जनता के पास पैसे नहीं भी होते लेकिन फिर भी मार मार के, पीट पीट के उनसे पैसा वसूला जाता। कई बार तो किसान इतने मजबूर हो गए कि उन्हें अपने बच्चों तक को बेचना पड़ा। कई किसानों ने तो किसानी करना ही छोड़ दिया, खेती करना छोड़ दिया, डाकू बन गए वो। पेट चलाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। समय के साथ इनके टैक्स को वसूलने की कठोरता भी बढ़ती चली गई, और धीरे धीरे हम देखते हैं कि इसकी परिणति होती है 1770 में, एक अकाल पड़ जाता है देश में। और कंपनी का एक अधिकारी लिखता है कि हालत तो ऐसी हो गई कि लोगों ने मरे हुए लोगों को भी खाया अपना पेट भरने के लिए। इससे ज्यादा बुरी स्थिति क्या हो सकती है? जरा सोच के देखिए। अंग्रेजों ने लूटने के शुरुआत के ही दौर में देश की ये हालत कर दी। इतना ही नहीं, देश में अकाल पड़ा हुआ है और टैक्स वसूलने में उतनी ही कठोरता, उतनी ही बेरहमी से टैक्स वसूला जा रहा है। कहीं ना कहीं इस द्वैत शासन ने, इस व्यवस्था ने, जिसमें टैक्स कलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जनता से पैसा लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अंग्रेजों के पास में है, लेकिन देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पास नहीं रखी है, बंगाल की जनता का बहुत नुकसान किया, बहुत हानि पहुंचाई उन्हें। बंगाल में अभी तक क्या होता था कि दीवान जो होता था वो नागरिक और राजनीतिक विषयों को देखता रहता था। सड़कें बननी है, गलियां बननी है, पानी की व्यवस्था देखनी है, वो सब काम देखा करता था दीवान, परंपरागत काम था उसका। नाजिम जो था वो कानून व्यवस्था देखता था, अपराधियों को दंड देता था। लेकिन कंपनी ने क्या किया? दीवानी से संबंधित कोई भी काम नहीं किया, कोई उत्तरदायित्व नहीं लिया। और नवाब जिसके पास निजामत का काम था वो दंड दे कैसे? उसके पास तो पावर ही नहीं। और कंपनी लग जाती है बस व्यापार के फरेबों में। नवाब के पास इतनी शक्ति भी नहीं है कि जो व्यापारी है उनको भी दंड दे दे। दस्तक जो अंग्रेजों को मिली हुई है उसका इस्तेमाल कंपनी के कर्मचारी अपने पर्सनल काम में कर रहे हैं, अपने पर्सनल व्यापार में कर रहे हैं।
इससे कंपनी को घाटा हो रहा है, लेकिन जो व्यापारी है वो पर्सनली काफी रिच होते जा रहे हैं, काफी अमीर होते जा रहे हैं। और जो व्यापारी है ना, हर व्यापारी खुद को राजा की तरह समझ रहा है। वो मान रहा है कि हमने बंगाल के ऊपर कब्जा कर लिया है और हम जैसे चाहे वैसे व्यापार कर सकते हैं। रॉबर्ट क्लाइव इन बुराइयों को देखता भी है और एक कोशिश भी करता है कि कैसे इनको दूर करे। एक सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना की। वो देखता है कि कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो पर्सनल व्यापार में लगे हुए हैं, पर्सनल ट्रेड में लगे हुए हैं, कंपनी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना कर दी। इस सोसाइटी ऑफ ट्रेड को कुछ व्यापार करने पर एक अधिकार दे दिया, मोनोपोली दे दी। किस किस पे मोनोपोली दे दी? सोसाइटी ऑफ ट्रेड को नमक पे दे दी, पान पे दे दी और सुपारी तंबाकू पे दे दी। और व्यापार में जो मुनाफा होता उसको बोला कंपनी के कर्मचारियों में बांट दो, क्योंकि क्लाइव ऐसा मानता था कि उनमें जो भ्रष्टाचार है, जो उनमें घूसखोरी है, उसकी वजह क्या है? उनका वेतन कम होना। लेकिन ये जो योजना थी, इसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने, जो कंपनी की जो नियंत्रण करने वाले जो निदेशक थे कंपनी के, जो डायरेक्टर थे कंपनी के, उन्होंने उसको नकार दिया। ये व्यवस्था ही खत्म कर दी गई। कृषि की हानि तो हमने देख ली। अब जो बंगाल का व्यापार वाणिज्य था, जो ट्रेड था, कॉमर्स था, जो इंडस्ट्री थी, उसको कैसे नुकसान पहुंचाया अंग्रेजों ने। उस समय बंगाल में बनता था सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा। अंग्रेजों ने इन कारीगरों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। वजह क्या थी? ताकि इंग्लैंड का जो रेशम और सूती का कपड़ा था, उसको क्षति पहुंचती थी, उसको हानि पहुंचती थी इस उद्योग से। तो उन्होंने भारत के उद्योगों को नष्ट करने का प्रयास किया, जबरदस्ती जुलाहों से सूती कपड़ा बनवाना शुरू किया। जुलाहे इतने परेशान हो गए कि सूती कपड़े को बुनने में जिस अंगूठे का प्रयोग वो करते थे, वो अंगूठा उन्होंने कटवा दिया। अब सोच के देख लिए कि इन गुमास्ते, इन एजेंटों से बचने के लिए उन्होंने अपना अंगूठा कटवा दिया। इसका सबसे बड़ा बुरा प्रभाव पता क्या पड़ा? कृषि की हानि हुई, उसकी भरपाई हो गई। उद्योगों का हानि हुई, धीरे धीरे उसकी भरपाई तो हो जानी थी, लेकिन बंगाली जो समाज था, जो देश का कर्मठ समाज था, जो देश को आगे ले जाने की क्षमता रखता था, उसका मोरल रूप से पतन हो जाता है। किसान डाकू बन जा रहे हैं, खेती कर रहे हैं तो उन्हें फायदा नहीं हो रहा है, चोरी करनी पड़ रही है उनको। किसान भी जो खेती भी कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि अगर एक्स्ट्रा अनाज अनाज उपजाते हैं तो उसको अंग्रेज उठा करके ले जाते हैं। तो उन्होंने केवल और केवल उतना ही अनाज उपजाना शुरू किया जिसका कि उनका पेट भर सके और बस थोड़ा बहुत वो टैक्स दे सके। तो उन्होंने उतना ही काम किया, ना काम करने की प्रवृत्ति का उनमें जन्म हुआ और बंगाली समाज जो था वो नैतिक रूप से पतन हुआ। खैर, क्लाइव अपने स्तर पर कुछ ना कुछ प्रयास करता रहा। सोसाइटी ऑफ ट्रेड को हम देख चुके हैं। 1766 में इसे डायरेक्टर्स ने खत्म भी कर दिया और 1768 में पूरी तरह से सोसाइटी ऑफ ट्रेड है जो पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है। क्लाइव ने जो अपने सैनिक और असैनिक कर्मचारी थे, मतलब जो सोल्जर्स थे, जो सिविल एम्प्लॉयज थे, उनसे प्रतिज्ञा पत्र पर साइन करवाए। बोले कि कोई भेंट नहीं लेंगे और ईमानदारी से काम करेंगे। लेकिन क्या ये अंग्रेज इतने ईमानदार थे? साइन तो कर दिए, लेकिन काम वैसा ही किया जैसा वो करते आ रहे थे, जैसा उनका मन करता था। क्लाइव ने कुछ सैनिक सुधारों को भी करने की शुरुआत की। कर्नाटक के जब युद्ध हुए थे, हमने पहले से पढ़ चुके हैं इनको। कर्नाटक के जब युद्ध हुए थे तो बंगाल से सैनिकों को ले जाकर के वहां पे युद्ध लड़वाया गया था और इस समय सैनिकों को दोहरा भत्ता, डबल एरियर्स देने की शुरुआत हुई थी। और 1763 में क्या होता है कि इन भत्तों को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने बंद कर दिया। लेकिन हुआ क्या कि जब तक क्लाइव आया भारत में, तब तक ये बात देश में लागू नहीं हो पाती है। सैनिकों को भत्ता मिलता रहा था और सैनिकों ने क्या माना कि अब इसे अपना वेतन का एक रेगुलर पार्ट मान लिया। मीर जाफर जब बंगाल का नवाब था, तब तक तो ये शांति मिलता रहा। लेकिन जब मीर जाफर के समय काफी सारे युद्ध हुए, अंग्रेजों को उसने सुविधाएं दी, तो ये वेतन का भाग भी बना दिया गया। क्लाइव ने इसमें कुछ सुधार किए। क्लाइव ने कुछ नियम लेकर के आया। उसने बोला कि मुंगेर और पटना, यानी कि जो बंगाल की सीमा में जो दो छावनियां हैं बड़ी बड़ी, मुंगेर और पटना की,
उसमें जो अधिकारी रह रहे हैं उनको दिया जाएगा अब आधा भत्ता। दोगुना मिल रहा था वो अब आधा भत्ता दिया जाएगा। जो मुंगेर और पटना से बाहर होंगे लेकिन बंगाल, बिहार और उड़ीसा की छावनियों में होंगे, यानी मुंगेर और पटना में नहीं है लेकिन है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की सीमा में, तो उनको दिया जाएगा पूरा भत्ता। और ये भत्ता कौन देगा? नवाब देगा। नवाब क्यों देगा? क्योंकि अंग्रेजों की जो छावनी है वो मुंगेर और पटना में है। इसके बाहर जो छावनी है वो ज्यादातर पे कब्जा जो है वो नवाब का है। तो यहाँ पर अगर अंग्रेजों की सेना युद्ध लड़ने के लिए जाती है तो पूरा भत्ता देना पड़ेगा नवाब को। लेकिन बंगाल, बिहार और उड़ीसा के बाहर अगर कभी सेना भेजा जाती है तो सेना को दिया जाएगा दोगुना भत्ता, जैसा पहले मिल रहा था। और ये भत्ता कौन देगा? भारतीय शासक। ये सेना भेजी जाएगी जिस भारतीय शासक की सहायता के लिए, ये भत्ता वही देगा। ये एरियर, ये इंसेंटिव उसी शासक के द्वारा दिया जाएगा। यानी कि अंग्रेजों को अब कितना देना है? वही जो मुंगेर और पटना की छावनियों में रहने वाले को जो आधा भत्ता दिया जाना है। यानी कि इस पैसे की रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी अंग्रेजों ने अपना पत्ता झाड़ दिया। मुंगेर और इलाहाबाद में कुछ अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी, उन्होंने इस व्यवस्था का विरोध करने का प्रयास किया, लेकिन मद्रास से सेना बुलाए जाने पर उन्होंने अपना विरोध वापस ले लिया। त्याग पत्र दिया था वो वापस ले लिया। क्लाइव देखता है कि इस समय कंपनी में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी सेवानिवृत्ति के बाद में पेंशन की कोई व्यवस्था नहीं। तो इन कर्मचारियों को रिटायर होने के बाद में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं। क्लाइव ने पर्सनली इनको दूर करने का प्रयास किया। मीर जाफर जब मरता है तो वो क्लाइव के लिए पर्सनली 5 लाख रुपए छोड़ करके जाता है। जो मीर जाफर है, 5 लाख रुपए, आप सोच के देखिए, बंगाल की जनता मर रही है और मीर जाफर क्लाइव के लिए पर्सनली 5 लाख रुपए छोड़ करके जाता है। इसी 5 लाख रुपए से लॉर्ड क्लाइव जो है वो लॉर्ड क्लाइव फंड बनाता है और इसको व्यापार में लगा देता है। 5 लाख रुपए को जो प्रॉफिट होना शुरू होता है उससे कर्मचारियों को पेंशन देने का काम शुरू कर देता है। अब क्लाइव का मूल्यांकन देख लेते हैं। क्लाइव को भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है और सही बात है, उसने डुप्ले को हराया। और अगर कहीं ना कहीं फ्रांसीसी भारत में अपना कब्जा नहीं कर सके, उसके पीछे कहीं ना कहीं क्लाइव की रणनीतिक इच्छा शक्ति ही थी। और उसकी रणनीतिक जो माइंड पावर थी उसको हमने 1751 में अर्काट में देखा। जब वो अर्काट को घेरने के लिए सेना भेजता है तो चांदा साहब अपनी सेना का आधा हिस्सा भेज देते हैं और चांदा आधा हिस्सा भेजते ही चांदा साहब हार जाते हैं। और इस हार के बाद में फ्रांसीसी का जो विरुद्ध पासा जो है वो पलट जाता है अंग्रेजों का, फ्रांसीसी हार जाते हैं। 1757 में युद्ध हारता है नवाब और अंग्रेजों की कठपुतली बन जाता है। उसने बंगाल के संसाधनों को अंग्रेजों के लिए जीता और इन्हीं संसाधनों का प्रयोग करके पूरे देश पर कब्जा करने का जो सपना था वो पूरा हो सका अंग्रेजों का। उसने कंपनी को एक व्यापारिक संस्था की टैग से निकाला और क्या बनाया? एक प्रादेशिक संस्था बनाया, एक रीजनल पावर बनाया, एक पॉलिटिकल पावर बनाया, एक राजनीतिक शक्ति बनाया। लेकिन इसके बाद भी क्लाइव के अंदर धन को लेकर के बड़ा लालच था। अंदर से बहुत ही ज्यादा कुटिल था वो। उसके अंतर्मन में चोर रहता था। उसने सिराजुद्दौला के विरुद्ध, आपको याद है 1757 के युद्ध में क्या किया? कुटिलता भरी चाल लेकर चली। उसके सेना नायकों को अपनी तरफ मिला लिया। जाली साइन करना, जाली पत्र तैयार करना, अमीन चंद्र को धोखा दिया उसने। सोच के देखिए, कितने भी अच्छे काम करे लेकिन अंतर्मन में तो चोर है। 1767 में क्लाइव इंग्लैंड वापस चला जाता है और वहां उसके ऊपर लगने शुरू होते हैं आरोप। और इतने आरोप लगते हैं कि अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है और आत्महत्या कर लेता है। एक अंग्रेज है वर्क, क्लाइव के विषय में लिखते हैं कि उसने गहरे पानी में प्रवेश किया जिसके तल का उसे पता नहीं था और उसके अपने अधिकारियों के लिए पुल का काम किया।
और एक ऐसा पुल था जिस पर लंगड़े चल सकते थे, अंधे भी अपना मार्ग खोज सकते थे। यानी भारत पर जो कब्जा करने के लिए उसने जो रास्ता दिखाया, जो अधिकारियों को आगे बढ़ाया, वो क्लाइव ने ही दिखाया। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से बंगाल में द्वैत शासन आया, कैसे बंगाल की जनता का नुकसान हुआ इस द्वैत शासन से, कैसे क्लाइव ने कुछ कमियों को दूर करने का प्रयास किया, कैसे बंगाल की जनता का नुकसान हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।